Hello friends, welcome again. Jai Sri Ram. And today's topic is about the fourth part of narration, in which we will talk about and we will read about and we will discuss about the exclamatory words or sentences. Exclamatory words, जिनको हम क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक बोलते हैं. In which we sometimes we got the surprise. हमें कभी आश्चर्य की बातें होती. We talked about the happiness हो गया या एप्रिसिएशन हो गया, हीट हो गया, कंटेम्प्ट होता है, सॉरो होता है, रेग्रेट होता है या सरप्राइज होता है. इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो किसी चीज को विस्मय मैंने कहता है कि एक अचंभित कर देना. किसी चीज को अचानक से कुछ सडन, अचानक से कोई चीज क्या हो जाए, कोई चीज सरप्राइज कर दे, कोई तुरंत कोई चीज घट जाए, तो उन चीजों को या ऐसे प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं या ऐसे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें को एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स या एक्सक्लेमेशन बोला जाता है. सेंटेंस उसी के अंतर्गत रखे जाते हैं. ठीक है, तो ये मैंने एक चार्ट बना रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले. क्यों? क्योंकि ये बहुत रेयर आपको कहीं मिलेगा. सबसे इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, मैंने इसको 3 भागों में बांटा हुआ है. एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कौन कौन से हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, या रिप्लेस रिपोर्टिंग वर्ब्स के साथ कैसे इनका रिप्लेसमेंट किया जाता है या रिप्लेस कैसे होते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो बड़े ध्यान से और बारीकी से हम समझेंगे कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कौन कौन से हैं. मैंने सिंगल वाइज और सीरियल वाइज इनकर को लिखा हुआ है. जैसे वाव होता है, हुर्रे होता है, हा होता है. ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब होता है प्लेजर, मन आनंद, ये हैप्पीनेस में खुशी का जो पल होता है. जैसे हम बोलते हैं अरे वाह वाह, ये तो मजा आ गया. तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फेशियल एक्सप्रेशन को दिखाते हैं, चेहरे के हाव भाव को दिखाते हैं. ये विदाउट फेशियल एक्सप्रेशन इन चीजों को एलाबोरेट करना या इस चीज को एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो जैसे वाव होता है, हुर्रे होता है या हा होता है, ये इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है प्लेजर, ये हैप्पीनेस को शो करना. क्लियर? और जब हम नरेशन में जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो सपोज या वाव या हुर्रे वगैरह इस प्रकार के वर्ड्स दिए जाते हैं, तो उनकी जगह पे रिपोर्टिंग वर्ब जब इनडायरेक्ट स्पीच में आता है तो वहां पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय के साथ का क्या क्या इसको मीनिंग में बदला जाता है, इसको सेंटेंस में यूज किया जाता है. अब एक्सक्लेम्ड सबके साथ यूज किया जाता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय सबके साथ यूज किया जाता है. उसके बाद जो एक्सप्रेशन है वो अलग से दिए जाते हैं. दूसरा देखते हैं, जैसे व्हाट, क्या, माय गॉड, हे भगवान, इस प्रकार हिंदी में बोला जाता है. इनको इंग्लिश में व्हाट, ओ माय गॉड, इस प्रकार माय गॉड. ये कहते हैं कि सरप्राइज होता है, आश्चर्य की बातें होती है. और इन वर्ड्स को जो इसका मीनिंग होता है, इनको यदि रिपोर्टिंग वर्ब में इनका यूज किया जाता है तो इनको लिखा जाता है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के साथ सेंटेंस की शुरुआत करी जाती है. ठीक है, उसके बाद जैसे तीसरा देखते हैं, वेल डन, ब्रेवो, शाबाश, क्या बात है, अरे गजब. जैसे सेंटेंस होते हैं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं तो इंग्लिश में जैसे बोला जाता है वेल डन या ब्रेवो बोला जाता है. ये सेंटेंस, इसका मतलब कि अप्रिशिएट करना, किसी आदमी की प्रशंसा कर देना. ठीक है, और प्रशंसा करने के लिए क्या किया जाता है, इनका रिप्लेस करा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज. एप्लॉज का मतलब होता है अप्रिशिएट करना, किसी आदमी की प्रशंसा कर लेना, प्रेज करना. तीसरा होता है जैसे पू, नॉनसेंस, हम क्या बेहूदी की बात है, छी, कितना बकवास है. तो ये सब जो चीजें होती है ये क्या दिखाती है, ये शो करती है हेटनेस को. हेटनेस माने क्या होता है, नापसंदगी को. नॉनसेंस माने बेहूदी की बातें को. ठीक है, तो पू हो गया या नॉनसेंस हो गया, तो इनका मतलब ही होता है, इनका मीनिंग होता है हेट या कंटेम्प्ट. ठीक है, कंटेम्प्ट में क्या, नाखुश होना, किसी चीज के साथ डिसएग्री हो जाना, हम किसी बात पे सहमत नहीं होते हैं तो उसको कंटेम्प्ट बोला जाता है. हेट भी करना एक ही बात है. वैसे ये कि आप देखा जाए तो इनको एप्रोप्रिएट मीनिंग निकलता है, ये एप्रोप्रिएट वर्ड हो जाते हैं. हालांकि हेट का मतलब भाई लव का हेट होता है. तो हेट को हम यदि नेगेटिव वे में देखें तो नेगेटिव वे में किसी कोई बात यदि पसंद नहीं आ रही तो वहां पे नापसंदगी होगी, वो हेट की बात होगी. अनहैप्पीनेस को भी दर्शा सकता है ये चीज, कंटेम्प्ट. तो इसका प्रयोग करा जाता है रिप्लेसिंग रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट. ठीक है, फिर चौथा देखते हैं, अलास, हरे, हे राम, हे भगवान, इस प्रकार की जो बातें होती है. ठीक है, इसका मतलब होता है सौरव. सौरव मतलब दुख को प्रकट करना, दुख को रिवील करना, उस चीज को शो करना. ठीक है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब में इसका प्रयोग किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में तो वहां पे लिखा जाता है
एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है, एक्सक्लेम मैंने क्या था, भावना दिखाना, चिल्लाना जिसको बोलता है, या शो करना, किसी चीज को शो करना। तो जॉय शो करना, सर पर आश्चर्य की आश्चर्य सीमा करना, या अप्लोज मैंने जो प्रशंसा को शो करना, या कंटेम्प्ट मैंने नाखुशी को शो करना, या सौरव मैंने दुख को प्रकट करना, या शो करना। तो एक्सक्लेम्ड का मतलब रिवील होना होता है, या शो करना होता है, या किसी चीज को एलोबरेट करना होता है। बहुत किसमें, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव के माध्यम से। ठीक है, फिर उसके हाव कैसे, ठीक है, तो ये क्या था, सरप्राइज हो गया, रेग्रेट होता है। ठीक है, तो जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और रेग्रेट के साथ इसका यूज करते हैं, या इसको चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। फिर देखते हैं लास्ट वाला ओ मन का, अरे हे भगवान, इस प्रकार की जो चीजें होती है, ओ मने कि जैसे कोई पेन आ जाए या कोई सरप्राइज मिल जाए अचानक से, तो सरप्राइज हो गया, या सौरव में दुख हो गया, या आश्चर्य की जो बातें होती है, तो ओ के माध्यम से किस चीज को दिखाया जाता है, और इसका मतलब होता है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज एंड सौरव। क्लियर, दुख को प्रकट करना या सरप्राइज में आश्चर्य को प्रकट करना। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड और याक भी था। ठीक है, वो मैं सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाता हूँ, तो सेंटेंस में हम चलते रहते हैं, तो सेंटेंस के साथ इनका यूज हो जाएगा, तो एक दो नए वर्ड्स होंगे तो उनका भी हम यूज कर लेंगे। क्लियर, तो अब सेंटेंस के माध्यम से हम इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स का है उसका प्रयोग करते हैं और उसको बढ़ाते हैं आगे की ओर। अब सेंटेंस के माध्यम से हम इनको समझते हैं। जैसे सेंटेंस मैंने बनाया, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रे इंडिया वॉन द मैच। ही से उसने कहा कि हुर्रे, वाह, इंडिया वॉन द मैच, करे क्या हो गया, भारत मैच जीत गया। अब इसका क्या होता है कि हुर्रे का होता है, इसको जब चेंज किया जाता है तो इसको चेंज किया जाता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, तो ये बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, इसका मीनिंग यहां आ जाता है रिपोर्टिंग स्पीच में, सो रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है, तो वहां पे यहां क्या किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब सेंटेंस रह गया ये, इंडिया वॉन द मैच। अब ये सेंटेंस जो होता है, जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, उनका जो नरेशन बनता है, या ऐसे सेंटेंसेस का जब नरेशन बनता है, तो यहाँ पे सेंटेंस का भी रूल रखा जाता है, टेंस को बड़े ध्यान में रखा जाता है। जैसे इंडिया वॉन द मैच, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है, दैट इंडिया हैड वॉन द मैच। ठीक है, ये बात हम विशेष तौर पर ध्यान देंगे कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं या वर्ड्स होते हैं, विस्मयादिबोधक जो वाक्य होते हैं, उनमें जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है, तो एक्सक्लेमेटरी के बाद जो सेंटेंस आया होता है, तो उसमें जो टेंस होता है, तो उसका जरूर यूज किया जाता है, उसको जरूर चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, दूसरा देखें, ही सेड अलास वी लॉस्ट द मैच। अब अलास का प्रयोग क्या जाता है, अलास का प्रयोग किया जाता है सौरव के साथ, दुख के साथ, अरे गलत दुख हो गया। ठीक है, वी लॉस्ट मैच, अगर हमने क्या हो गया, हम मैच गंवा दिया या हम मैच हार गए। ठीक है, तो इसका बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और दुख के साथ चिल्लाया क्या, दैट। ठीक है, वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के आधार बदलेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो इसका जो इसका प्लूरल होगा, इसे का प्लूरल यहां पे लिखा जाएगा, और ही का प्लूरल होता है दे। और वी का प्रयोग क्यों किया जाएगा, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर लिखा जाता है, तो उसी के आधार पर चेंज होता है। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट प्लूरल है और रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो क्या होगा, इसका चेंज करना है, तो इसी के आधार पर प्लूरल है, तो इसी के आधार पर प्लूरल लेना पड़ेगा, किसका, इस सब्जेक्ट का, और इसका प्लूरल क्या होता है, दे। ठीक है, लॉस्ट द मैच, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका भी बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, दे हैड लॉस्ट द मैच। क्लियर है, he exclaimed the sorrow that they had lost the match। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं, माय ब्रदर सेड, मेरे भाई ने कहा, वेल डन, शाबाश, ब्रेवो, यू हैव क्रैक द एग्जाम, तुमने जो एग्जाम को क्रैक कर दिया, मतलब पास कर दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, ये फिर हो गया, अब वेल डन है, शाबाश है, तो यहाँ पे प्रशंसा करेगी, एप्रिसिएशन की बातें करेगी, तो यहाँ पे एप्लॉज का प्रयोग किया जाता है।
तो ये हो जाएगा माई ब्रदर एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज, APPLAUSE, एप्लॉज। ठीक है, अब यू सेकंड पर्सन है, यहाँ पे माई ब्रदर, ये कौन सा सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है, या सॉरी सेकंड। अब यहाँ पे क्या है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या था बदलेगा, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो यहाँ पे मानना पड़ेगा। अब माय ब्रदर सेड, मेरे भाई ने कहा भाई यू हैव क्रैक्ड द एग्जाम, तुमने एग्जाम पास कर लिया। अब यही बात मैं किसी आदमी के पास बोलूंगा तो कौन बोलेगा, यू तो बोलेगा, ये तो ये बोलेगा कि भाई मेरे भाई ने कहा था कि मैंने एग्जाम पास कर लिया था, तो मैं हूं ना, यू सेकंड पर्सन, या सेकंड पर्सन था, अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन बन गया, स्पीकर बन गया, तो यहाँ पे आई का प्रयोग किया जाएगा, ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा। और जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट नरेशन वाला पढ़ा था तो उसमें मैंने ये बात भी आपको कही थी कि जब थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन दिया हो तो फर्स्ट पर्सन वहां पे क्या माना जाता है, ऑब्जेक्ट माना जाता है। जो होता नहीं है, जो दिया नहीं होता है, यदि फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन दिया गया हो तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट माना जाता है। यदि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दिए हो तो उसमें थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट, यहाँ पे थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट है, ये सॉरी माय ब्रदर है, ये आ रहे हैं पे, ठीक, माय ब्रदर थर्ड पर्सन है, यू यहाँ पे सेकंड पर्सन, तो यहाँ पे गायब कौन है, फर्स्ट पर्सन है, उसी को क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो यहाँ पे यू का क्या हो जाएगा, ही मानेगा, ही। और है क्रैक द एग्जाम, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। तो ही का क्या, ही हैड क्रैक्ड, थर्ड फॉर्म में पहले से ही है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और एग्जाम है, एग्जाम का एग्जाम ही लिखा जाएगा। ठीक है, माय ब्रदर एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, ही हैड क्रैक्ड द एग्जाम। सॉरी, यहाँ पे दैट लिखना भूल गया, माफी चाहूंगा, कई बार गलती हो जाती है, तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे गलती जो है उसको सुधारनी है। यदि मेरी तरफ से हो सकता है गलती हो और मैंने न लिखा हो, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, तो आप अपनी तरफ से इसको सुधारने की कोशिश करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, तीसरा, माय सिस्टर सेड यक यू क्रॉस द टोमेटोज। ठीक है, माय सिस्टर सेड, मेरी बहन ने कहा, यक यक माने छी, जब हिंदी वो छी बोलते ना तो यक बोला जाता है उसको इंग्लिश में। यू क्रॉस द टोमेटोज, तुमने क्या किया, टमाटरों को कुचल दिया भाई। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माय सिस्टर, ठीक है, एक्सक्लेम्ड, और जब नापसंदगी की बातें हो, यक हो गया, कंटेम्प्ट हो गया, या तीसरा के हेट की बातें होती है, तो वहां पे एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट लिखा जाता है, कंटेम्प्ट। ठीक है, माय सिस्टर एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे होगा यू क्रॉस्ड द टोमेटोज। ठीक है, तो टोमेटोज है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। तो ये क्या बनेगा, यू सेकंड पर्सन आ गया, फिर कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन वही हो गया, थर्ड पर्सन दे रखा है, सेकंड पर्सन दे रखा है, फर्स्ट पर्सन गायब है, वही ऑब्जेक्ट माना जाएगा, उसी को उतार लेंगे वहां पे, तो ये क्या बनेगा, आई। ठीक है, हैड क्रॉस्ड, क्रस्ट की थर्ड फॉर्म क्रस्टी होती है। ठीक है, दी टोमेटोज। ठीक है, माय सिस्टर एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट आई हैड क्रॉस्ड द टोमेटोज, तो मेरी बहन ने कहा कंटेम्प्ट में, नाखुशी के साथ, घृणा के साथ चिल्लाई कि दैट मैंने क्या कर दिया, मैंने टमाटरों को कुचल दिया है था। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है, पहले मैं इसको चेंज करता हूँ, शी, अब व्हाट अ, ठीक है, ब्यूटीफुल सीन। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये व्हाट होता है और एक यहाँ पे हाउ होता है, मैं दो चीजें लिखता हूँ, व्हाट एंड हाउ, ये दो ऐसे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जब एक्सक्लेमेशन में इनका प्रयोग करा जाता है और इनके बाद क्या होता है, इनके बाद यदि कोई एडजेक्टिव एडवर्ब आया हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल आ रखा है, तो ये क्या एडजेक्टिव है, या ब्यूटीफुल्ली आता है, ठीक है, एडवर्ब है, तो यदि वो ब्यूटीफुल में एडवर्ब या एडजेक्टिव आया होता है तो हमेशा व्हाट या हाउ का प्रयोग किसमें, वो किसमें बदल जाता है, वो वेरी में बदल जाता है। ठीक है, तो ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि जो व्हाट एंड हाउ होता है, यदि उनके बाद कभी भी जो इस एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं,
या सेंटेंसेस होते हैं तो उनके बाद यदि कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो व्हाट ये जो हाउ होता है ये हमेशा वेरी में चेंज हो जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन है तो आप उसको क्या बोलते हैं, अ वेरी ब्यूटीफुल सीन लिख सकते हैं, या आप उसको पूरा ही सेट के साथ लिखना तो देखना पड़ेगा कि भाई सेंटेंस अब ब्यूटीफुल सीन है तो हैप्पीनेस को दिखा रहा है या सरप्राइज को दिखा रहा है। ठीक है, तो सरप्राइज भी हैप्पीनेस दोनों में इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, बड़ी खुश हो रही है, कितना प्यारा सीन है, मतलब मैं जिस चीज के लिए आया था घूमने के लिए वो मुझे मिल गया, या सडन से हमें कोई चीज मिल गई, अब ये तो सरप्राइज की बात होगी कि भाई मैंने सोचा नहीं था कितना सुंदर दृश्य होगा तो उसमें मैं सरप्राइज हूं। तो हम इसको दोनों प्रकार से ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। ठीक, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। ठीक है, कि कितना सुंदर दृश्य है, वो चिल्ला, खुशी के मारे चिल्लाया कि वो कितना सुंदर दृश्य है। अब देखते हैं इस वाले को, फिर वही है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ फुलिश ही इज। हाउ के बाद फिर क्या गया, फुलिश आ गया। फुलिश क्या अपने में, ये भी अपने एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा, ये हाउ फुलिश, फुलिश मैंने क्या होता है कि वो मूर्ख है, तो क्या होगा, सरप्राइज हो सकता है कि बड़े आश्चर्य की बात हो कितना मूर्ख आदमी है। ठीक है, तो ये फिर क्या होगा, जैसे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आश्चर्य के साथ चिल्लाया, दैट क्या होगा, ये फिर आ गया क्या, ही इज अ वेरी ही इज वेरी फुलिश। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही इज वेरी फुलिश। तो ये क्या हो गया, दैट वेरी आ गया तो हाउ की जगह वेरी का प्रयोग किया जाता है, ये सब्जेक्ट है, इसको आगे ले लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट बात है, ये हो गया हाउ और व्हाट के बारे में, कि जब एडवर्ब या एडजेक्टिव दिया होता है हाउ और व्हाट के बाद तो हमेशा वेरी का प्रयोग किया जाता है व्हाट या हाउ की जगह पे। लेकिन यदि क्या व्हाट के बाद नाउन आया हो, यदि व्हाट दिया गया उसके तुरंत बाद नाउन आ गया है तो वो किसमें बदल जाता है, व्हाट, ये वंडरफुल, लवली हो गया, ग्रेट हो गया, फाइन हो गया, स्ट्रेंज हो गया, यहाँ पे बिग भी होता है, बिग, इन वाक्य इनके उसमें रूपांतरित हो जाता है, इसी में ट्रांसफर हो जाता है, इसी में वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ही सेड व्हाट अ मैन ही इज, उसने कहा कि क्या आदमी है वो। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, ही एक्सक्लेम्ड। ठीक है, अब क्या होगा, ये बड़ी वंडरफुल बात होगी या ग्रेट बात होगी। ठीक है, यह एक सरप्राइजिंग बात हो सकती है। तो ये क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सरप्राइज दैट। ठीक है, इसको आगे ले लेते हैं, सब्जेक्ट को ही इज। ठीक है, और व्हाट है तो व्हाट किस में बदल लगे, तो ग्रेट आदमी, क्या आदमी, क्या कितना महान आदमी है, तो ही इज अ ग्रेट मैन, हम इसको बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, ही सेड व्हाट अ प्लेस इट इज, क्या स्थान है, क्या जगह है ये। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ये फिर हो सकता है ही एक्सक्लेम्ड। ठीक है, आप इसको विद सरप्राइज भी कर सकते हैं या विद जॉय भी कर सकते हैं, आप जो इन दोनों में आपको पसंद लगे, सरप्राइज या जॉय में से दोनों, क्योंकि खुशी की बात है कितना प्यारा स्थान है, आश्चर्य की बात है कितना प्यारा स्थान है। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और जॉय दैट, ठीक है, इट इज अ, अब क्या हो सकता है, वंडरफुल प्लेस हो सकता है, लवली प्लेस भी हो सकता है, इट इज अ लवली, या हम इसको क्या करते हैं, हम इसको वंडरफुल भी लिख देते हैं, वंडरफुल प्लेस। He exclaimed with surprise और joy that it is a lovely oblique wonderful place, दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक। सरप्राइज है तो उसका लवली या वंडरफुल कुछ भी लिख सकते हैं, जॉय के साथ लवली या वंडरफुल कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर इसके बाद देखते हैं, he said nonsense। अब ये वाक्य ऐसा है नॉनसेंस कि इसको चेंज कैसे करें,
पहली बात तो ये, ठीक है। नॉनसेंस की बात की, बेहुदा की बातें हैं, तो यहाँ पे तो सीधी सी बात है कि एक्सक्लेमेटिव विद कंटेम्प्ट आएगा। अब दूसरा यहाँ पे सब्जेक्ट दिया नहीं क्या, तो सब्जेक्ट दिया नहीं क्या, सिंगुलर बात करी गई तो सिंगुलर में से इट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अब मैंने लिखा ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, CONTEMPT, कंटेम्प्ट दैट, ठीक है, इट वॉज नॉनसेंस, NONSENSE, ठीक, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट इट वॉज नॉनसेंस, ठीक है। अब उसके बाद दो चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करता हूं, उसके बाद ये जो चैप्टर है एक्सक्लेमेटरी वाला खत्म होता है। फिर अभी कुछ ऐसे सेंटेंस है, एक दो इनके बारे में बात करते हैं। अभी ऐसे वाक्य होते हैं जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया, थैंक यू हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें बहुत शॉर्ट में लिखा जाता है। इसमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, ये चीजें नहीं लिखी जाती, इसमें सीधा लिखा जाता है। जैसे ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशन, तो इसमें क्या हो गया, इसमें सीधा होता है कि ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ठीक है। यहां पे क्या, तो सेड को भी गायब कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो वाक्य दिया होता है इसको किस में बनाया जाता है, इसको पास्ट में बनाया जाता है, और पास्ट में बनाने के बाद क्या किया जाता है, इसको सेंटेंस को पूरा कर दिया जाता है, ठीक है। ये कॉन्ग्रेचुलेशन है, कॉन्ग्रेचुलेशन को कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, ठीक है। ही सेड थैंक यू, तो ये क्या हो गया, ही थैंक यू का क्या हो गया, ही थैंक्ड मी, बस उसने मेरा शुक्रिया अदा करा। ही सर, उसने कहा थैंक यू, शुक्रिया अदा या धन्यवाद, तो ये थैंक्ड मी, उसने मेरा धन्यवाद कहा, ठीक है, या उसने मुझे धन्यवाद कहा। फिर ही सेड टू मी हैप्पी बर्थडे, तो ये हैप्पी बर्थडे की विश करना होता है, ठीक है। तो ये क्या बनेंगे, ही विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा तो होगा नहीं, फुल स्टॉप ही रहेगा। ही विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे, ये कुछ कॉमन से होते हैं और ये पूछे जाते हैं इन जितने एक्सक्लेमेटरी में। ये पिछला जब लेक्चरर का एग्जाम मैंने दिया था तो उसमें ये पूछा गया था, ही सेड टू मी हैप्पी बर्थडे, और एक एग्जाम ऐसा था जिसमें उसने थैंक यू वाला जो सेंटेंस था उसने दिया था, ठीक है। तो आप इस चीज को बड़े ध्यान से रखेंगे। और दोस्तों इसी के साथ जो ये वीडियो था एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स वाला या नरेशन का जो पार्ट 4 था, हालांकि 3 बने थे लेकिन चौथा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट में से, तो इसको मैं अलग से लेके चल रहा था। तो इसी के साथ आपका ये नरेशन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो उसमें फिर आपको सूचना मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई हम किस बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले आप इन वीडियोस को पूरा देखिए, नरेशन को जितना भी आप उसको पूरा समझिए, क्योंकि मैंने बारीक से बारीकी से उसको बड़े प्यार से आपके सामने मैंने इस चीज़ को देखा है। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को आप नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में आपको सूचना मिलती रहे। और इन वीडियोस को जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम के जो छात्र छात्रा हैं या जो प्यारे साथी हमारे हैं या जो स्कूल के बच्चे होते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स के होते हैं या 9th 11th 12th के बच्चे होते हैं, उन तक जरूर शेयर करिए ताकि वो भी ये जो चीज़ें नरेशन से संबंधित जो वीडियोज हैं या जो लेक्चर्स या जो लेसन्स हैं जो उनके कन्फ्यूजन में या जो अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं तो इनका जरूर फायदा उठाएंगे और उनके एग्जाम में वो काम आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।